दोस्तों, जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं कि पेरियार का राजनीतिक जीवन 1919 से लेके 1925 तक कांग्रेस के अंदर होता है। इसी में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन का संचालन करते हैं पेरियार, जिसका नाम है वाइकोम आंदोलन, जिस पे हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, उसे वहाँ पे देख सकते हैं। इसकी पृष्ठभूमि बताता चलूं दोस्तों कि वाइकोम आंदोलन इसलिए किया गया था कि वहाँ पूरे केरल के अंदर जितने भी पब्लिक रोड्स हैं जो मंदिरों की तरफ जाते थे, उन पे एसटी, एससी, ओबीसी शोषित वंचितों को चलने का अधिकार नहीं था। इसको लेकर के आंदोलन किया जाता है और यह आंदोलन सफल होता है। इसी आंदोलन को दोस्तों वाइकोम आंदोलन कहा जाता है। 1925 में दोस्तों आपने देखा गुरुकुलम एपिसोड क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत कर चुके होते हैं पेरियार। और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का क्या मतलब है दोस्तों, क्यों ये मूवमेंट शुरू कर हैं कि सभी को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। इंसान होने के नाते सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों को सम्मान के साथ जीने का हक है, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, यानी नारी पुरुष के समानता की बात करते हैं। चाहे वो जाति हो, जाति के कारण कोई ऊंच नीच का भेद हो, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों अंतरजातीय विवाह का बढ़ावा देते हैं और कई जगह अंतरजातीय विवाह करने से हमारे बीच का जो भेदभाव है वो मिटेगा। चाहे वो धार्मिक भेदभाव हो, उसको मिटाने के लिए बात करते हैं। अंधविश्वासों से दूर तर्क की बात करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहते हैं कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अगर समान अवसर नहीं मिलेगा तो सामाजिक पुनर्गठन की जो संकल्पना है वो सही से हम लोग नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहते हैं कि जो सार्वजनिक जो संसाधन है, यानी जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, उनका समान वितरण होना चाहिए लोगों के बीच। साथ ही साथ ये भी कह रहे होते हैं कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो हमारी सोसाइटी के अंदर बनाया गया है, यानी कहने का मतलब कोई एक जाति का व्यक्ति उसी जाति में पैदा होता है, यानी उसी जाति का होता है, ये बर्थ बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो खत्म होना चाहिए। यानी जन्मजात यानी एक जाति का बंदा उसी जाति का होगा, ये खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि समाज में ये सब कार्य करने के लिए हमें अंधविश्वासों से दूर हटना पड़ेगा। और दोस्तों इस सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के तहत ये भी बात करते हैं कि अगर कोई हमसे छूट गया है सामाजिक तौर पे आगे आने में, तो उनको यानी शोषित वंचित लोगों को विशेष अवसर दिया जाना चाहिए, यानी आरक्षण की बात करते हैं। और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर काफ़ी हद तक पेरियार सफल भी होते हैं इस कार्य को करने में। तो जो आत्मसम्मान आंदोलन है दोस्तों, इसमें बहुत से कार्य कर रहे होते हैं एक साथ। एक समाज की ऐसी संरचना बनाना चाहते हैं पेरियार जिसमें सभी लोग बराबर हों, किसी प्रकार का कोई भेद न हो, सबको समान अवसर मिले, सभी लोग समान अवसर के साथ अपने ज्ञान और अपनी प्रतिभा का अनुपालन करके एक बेहतर समाज बना सके। देवदासी प्रथा खत्म होनी चाहिए। दोस्तों समझ लेते हैं कि देवदासी प्रथा क्या है। देवदासी प्रथा के तहत जो समाज के लोग हैं अपने बच्चियों को, जो 10 साल के आसपास की होती हैं, उनको मंदिरों में सौंप देते थे और कहते थे ये पूरी तरह से भगवान की हो गई हैं, अब हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी पूरा जीवन मंदिर में बिताएंगी, भगवान की देख रेख में रहेंगी, भगवान के संरक्षण में रहेंगी। इसको भी दोस्तों पेरियार खत्म करने की बात करते हैं। उनका कहना है कि सभी को स्वतंत्र होना चाहिए और सभी लोग स्वतंत्रता से निर्णय लें कि किसको कहाँ रहना है, क्या करना है। लेकिन दोस्तों ऐसा समाज बनाने के लिए पेरियार समझ जाते हैं कि सिर्फ ये हमारे कार्यकर्ताओं से नहीं हो सकता, हमें अपने दायरे को बढ़ाना होगा, हमें और लोगों से मिलना होगा और संगठनों से मिलना होगा, जिससे हमारी बातें और लोगों तक पहुंचे। यानी पूरे तमिलनाडु के अंदर अपनी बातें पहुंचानी है तो सिर्फ हमारे कार्यकर्ता नहीं हो सकते, और भी लोगों से मिलना पड़ेगा। इसी कड़ी में दोस्तों वो मिलते हैं मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों से, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा भी समानता में विश्वास करती है और ये कहते हैं कि हम भी समानता चाहते हैं तो इनके साथ काम किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जब इनके साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का जो कंसेप्ट है, यानी जिस लिए आंदोलन हो रहा था, वह सिर्फ आर्थिक बराबरी नहीं चाहता है जैसा कि मार्क्सवादी चाहते हैं। पूरी दुनिया में फैले हुए मार्क्सवादी ये कहते हैं कि हमें आर्थिक बराबरी चाहिए, और पेरियार का कहना है कि आर्थिक बराबरी के साथ साथ हमें सामाजिक बराबरी भी चाहिए।
हमें नारी पुरुष के बीच की भी बराबरी चाहिए, वर्ग भेद जो हो रहा है उससे भी बराबरी चाहिए हमको। यानी दोस्तों सिर्फ यह आर्थिक बराबरी नहीं चाहते हैं पेरियार सामाजिक बराबरी भी चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिनों तक एक साथ काम नहीं कर पाते और जो पांव इन्होंने आगे बढ़ाया था अपने आंदोलन का विस्तार करने के लिए वो पीछे खींच लेते हैं। अब पूरी तरह से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पर फोकस करते हैं और जगह जगह अपनी बातें पहुंचाते हैं अपने माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। पूरे तमिलनाडु के अंदर उनके कार्यकर्ता उस कार्य को करने में जुट जाते हैं। उसी वक्त 1937 में कांग्रेस राजगोपालचारी के जरिए एक फरमान जारी करता है कि पूरे तमिलनाडु के अंदर अब हिंदी विषय को पढ़ना अनिवार्य होगा। यहाँ के स्कूलों में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा हिंदी। और पेरियार पहले से ही गुस्से में बैठे हुए थे, वैसे भी कांग्रेस उनकी बहुत सी बातें नहीं मानी थी, खार खाए बैठे हुए थे। और इससे जो पेरियार हैं गुस्से में आते हैं और जगह जगह आंदोलन शुरू कर देते हैं और लोगों को यानी तमिलनाडु के लोगों को ये बताने में सफल होते हैं कि हमें कांग्रेस जो तमिल भाषा हमारी वो खत्म करना चाहती है, तमिल को द्वयम दर्जे की भाषा साबित करना चाहती है, सेकेंड सिटीजन की लैंग्वेज का नाम देना चाहती है। ये बात बताने में दोस्तों ये पूरे कार्यकर्ता इनके सफल होते हैं। इस मोमेंट में दोस्तों जो हिंदी का जो विरोध है इसको करने में हजारों लोग जेल जाते हैं और कुछ लोगों की उसी जेल में मृत्यु भी हो जाती है। कहा जाता है थलामत्थु और नटराजन नाम के जो स्त्री पुरुष हैं उनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है। अब दोस्तों ये पेरियार जो हैं ये समझ जाते हैं कि कांग्रेस ऐसे शांति से मुझे बैठने नहीं देगी। दोस्तों उसी समय वे एक अलग राज्य की डिमांड करते हैं द्रविड़ नाडु नाम से, कि द्रविड़ नाडु से हमारा अलग राज्य करिए जिसमें हम एक जाति मुक्त, धर्म मुक्त और तार्किकवादी एक समाज बनाना चाहते हैं। 1944 में पेरियार जो जस्टिस पार्टी है और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है दोनों को मिला करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं दोस्तों द्रविड़ कजगम। जैसा कि आपने सुना होगा कि DMK एक पार्टी है तमिलनाडु के अंदर और AIDMK नाम की भी एक पार्टी है। ये दोनों पार्टियां दोस्तों इन्हीं की विचारधारा की हैं और इन्हीं के विचारों से निकली हुई हैं। द्रविड़ कजगम का जो नाम है आज के डेट में वो है द्रविड़ मुनेत्र कजगम DMK पार्टी। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं DMK के हैं जिनका नाम है स्टालिन। अब दोस्तों 1944 में जो द्रविड़ कजगम बनाते हैं उसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, कहते हैं पूरे तमिलनाडु से आह्वान करते हैं कि सभी लोग इसके अंदर या पूरे देश से सभी लोग इससे जुड़िए और जुड़ने वाले जो भी लोग हों अपने आगे जो जाति लिखते हैं उसको हटा दीजिए, का टाइटल दे रखिए आपको उसको भी हटा दीजिए, साथ ही साथ अपनी नौकरी छोड़िए और इस द्रविड़ कजगम के साथ जुड़ जाइए। और इसके अंदर दोस्तों आपने एक विशेष चीज देखेंगे आप कि अभी आज के दिनों में क्या होता है कि कोई आंदोलन खड़ा होता है उस आंदोलन से एक पार्टी निकल जाती है। जैसे अभी अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन से एक पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। जो जस्टिस पार्टी होती है इसकी ठीक उल्टा दोस्तों यह जो द्रविड़ कजगम बनाते हैं यह एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कहते हैं कि यह कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगी। उस समय की परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के हिसाब से पेरियार कहते हैं कि इससे जुड़े हुए लोग ये समझ लें कि यह कभी भी राजनीति में जो है राजनीति नहीं करेगी, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। दोस्तों 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद होता है और आजाद मुल्क में एक संविधान सभा का गठन होता है जो एक दस्तावेज तैयार करता है कि आगे का जो हमारा आजाद मुल्क है वो कैसे चलेगा। उस वक्त भी पेरियार बहुत नाराज होते हैं। उनका कहना है कि 15 अगस्त 1947 को सही मामले में हमको आज़ादी मिली ही नहीं। वो कहते हैं कि सिर्फ अंग्रेजों ने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी है उच्च वर्ग के हाथ में। न तो कोई जाति का बात करता है, न कोई जो है धर्म की बात करता है हटाने की। ये किस काम की आज़ादी है? चूंकि दोस्तों देश आज़ाद हो चुका होता है, संविधान सभा का गठन हो चुका होता है और हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के तैयार होता है। संविधान में एक प्रोविजन है रिजर्वेशन का यानी आरक्षण का, जो शोषित वंचित वर्ग है उनको आरक्षण देने का प्रावधान होता है। इसको लेकर के मद्रास प्रेसिडेंसी में जो उच्च वर्ग में लोग बैठे हुए थे वो लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट
वो कहते हैं इक्वलिटी ऑफ राइट का कंसेप्ट इससे डिरेल होता है, यानी इक्वलिटी ऑफ राइट का जो कंसेप्ट है, यानी जो समानता का अधिकार है, इसके तहत जो है ये ठीक नहीं है। और हाई कोर्ट के जरिए फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये बात सुनती है उच्च वर्ग में बैठे हुए लोगों की, और वो कहती है कि सही बात है, ये असंवैधानिक है और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, आरक्षण खत्म। और पेरियार पहले से ही गुस्से में होते हैं कि हमारे मुताबिक कोई कार्य नहीं हो रहा है, और ऊपर से जो एक छोटी सी चीज दी गई थी उसको भी खत्म की जा रही है। इसको लेकर के दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसको लेकर के बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करते हैं पेरियार, और पूरे तमिलनाडु के अंदर जो है पूरी तरह से जो है उग्र आंदोलन शुरू कर देते हैं। और उस संघर्ष का नतीजा ये होता है दोस्तों कि सरकार झुकती है और संविधान के अंदर पहला अमेंडमेंट जो किया जाता है वह किया जाता है दोस्तों 1951 में। 15(4) और 16(4) के तहत हर राज्य को कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे शोषित वंचित वर्ग है, इनको आप जो है अलग से प्रोविजन कर सकते हैं, अलग से इनको अवसर दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। अगर दोस्तों पेरियार शायद वो आंदोलन नहीं करते तो शायद उस वक्त कौन इस आंदोलन को आगे ले जाता पता नहीं। अब दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड आता है पेरियार का बुद्धा डे। अब ये कौन सी बीमारी है? अब जो आजाद मुल्क के अंदर पेरियार कहते हैं कि बुद्धा डे के तहत हम अंधविश्वास को दूर करेंगे, अंधविश्वास को दूर करने की बात करेंगे। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, पेरियार जो है अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से कहते हैं कि जितने भी ये देवी देवता आप अपने घरों में रखे हो उसको बाहर निकालो और तोड़ डालो। ये जितनी भी ऊंच नीच का कार्यक्रम है, जितना भी ऊंच नीच का जो भेदभाव हमारी सोसाइटी के अंदर, ये धर्म के कारण है। और यहाँ पे बहुत मुखर हो जाते हैं धर्म को लेकर के। पेरियार बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि यह धर्म ही एक ऐसी चीज है जो पूरा जो है हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा है। पूरी तरह से इसके अंदर अनइक्वलिटी फैला रखा है। इसी कड़ी में दोस्तों विनोबा भावे की मुलाकात पेरियार से होती है। इसका जिक्र जो है थिनाथंती नामक जो है वहाँ का एक डेली न्यूज है उसमें छपा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा गया है कि उसमें क्या बात हुई थी। विनोबा भावे कहते हैं कि क्या पेरियार जी आपको ये सही लगता है कि आप मूर्तियां तोड़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ जला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कहा बिल्कुल सही है। ये आपके धर्म किस लिए बने हुए हैं? सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ऊंच नीच करने के लिए। विनोबा भावे कहते हैं कि हर धर्मों के अंदर कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है, तो आप क्या करेंगे, सबको जला डालेंगे? पेरियार कहते हैं बिल्कुल जला डालेंगे। बहुत मुखर हो चुके होते हैं उस वक्त तक पेरियार। विनोबा भावे कहते हैं कि जो अच्छी चीजें उसको ग्रहण कीजिए, अब बुरी चीजों को छोड़ दीजिए। तब पेरियार उनको तर्क देते हैं कि एक चीज बताइए कि यदि आपको जहर में अगर चीनी मिला के दे दें तो क्या चीनी खा लेंगे और जहर छोड़ देंगे? ऐसा तर्क करते हैं पेरियार। कहते हैं कि आप कहते हो कि आत्मा अजर और अमर है। अगर आत्मा अजर और अमर है तो फिर ये जनसंख्या बढ़ क्यों रही है? आप कहते हैं कि एक जो बॉडी है जो मरती है और इसकी आत्मा निकल करके दूसरे बॉडी में चली जाती है, तो इस हिसाब से तो जनसंख्या बढ़नी नहीं चाहिए। तो ये जो आत्मा का जो क्रिएशन है, इसकी फैक्ट्री कहाँ है, ये बता दीजिए हमको। तो ऐसे ऐसे तर्क दोस्तों विनोबा भावे के साथ देते हैं और बहुत से सवालों के जवाब विनोबा भावे के पास नहीं होते हैं। और अपने पूरे कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि ये जितने भी मूर्ति है, जितने भी धर्मग्रस्त है, इसको हटाओ और तर्कवादी बनो और वैज्ञानिक पद्धति से जीने की कोशिश करो। दोस्तों पेरियार कहते हैं कि दुनिया में जितने भी संगठित धर्म हैं, मैं उनसे सख्त नफरत करता हूँ। वह धर्म ही कौन सा जो इंसान को इंसान से विभेद कराए, भेदभाव कराए, ऊंच नीच की भावना करे, ऐसे धर्म को धारण करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं। ये बात सही है दोस्तों कि पूरा कार्य क्षेत्र उनका जो है सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहा, उससे बाहर नहीं निकले। लेकिन दोस्तों पेरियार ने जो सवाल उठाए वह सार्वभौमिक है। किसानों का सवाल, छुआछूत का सवाल, पुरुष और नारी का जो भेदभाव है उसका सवाल, ये जितने भी सवाल उठाए उन्होंने, रिजर्वेशन का सवाल, आरक्षण का सवाल, जितने भी उठाए, आज भी उन पे हमें नए सिरे से सोचने की जरूरत है। कभी कभी लगता है दोस्तों अगर पेरियार न होते तो ये सारे सवाल शायद इतने मुखर नहीं होते। दोस्तों 24 दिसंबर 1973 को पेरियार ने अपनी अंतिम सांस ली।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये बातें जन जन को जानना चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नए राष्ट्र नायक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।